Hello students, this is Dr. Shilpi, Assistant Professor, Department of Mathematics, Government College, Mehem. Today we are going to study Calculus of Complex Variable. बच्चों पहले कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्यों इंट्रोड्यूस हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कहाँ से आए और फर्स्टली कॉम्प्लेक्स नंबर को किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। तो फर्स्टली हम बात करते हैं व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर सिस्टम क्या है। हमें पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होते हैं उन नंबर को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। हमें पता है हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग रियल लाइन पे एक पॉइंट होता है और रियल लाइन पे पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक रियल नंबर होता है। मीन्स दैट देर इज़ अ वन वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन एवरी रियल नंबर एंड ए पॉइंट ऑन ए रियल लाइन। One-one correspondence मतलब one-one and on-to function. There exists a one-one and on-to function between every point on a real line and a real number. अब रियल नंबर के बाद हमारे पास नया सिस्टम एक्सटेंड होता है और हमारे पास नए नंबर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें पता है क्योंकि रियल नंबर में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करो और आंसर नेगेटिव आए, क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसा भी होता है कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आए, -1 के। पर रियल नंबर में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स दैट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तब आइलर हमारे पास एक फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसका सोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, मतलब जिन्होंने हमें ये बताया ए नंबर आयोटा इज दैट नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मतलब एक नंबर आयोटा है जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। आइलर ने फिर हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या थे? ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी इज नॉन एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर where a is a real part of the complex number and b is the imaginary part of the complex number. उसके आफ्टर दैट उसके बाद गॉस ने हमें बताया कि एवरी अलजेब्राइक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट। मीन्स दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स एन अलजेब्राइक इक्वेशन जिसके रियल कोफिशिएंट है, तो उसके कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 means that x is equal to plus minus iota. After that, many mathematician has done a lot of work on that. जैसे रिमान है हमारे पास, वेस्ट्रास हैं, उन्होंने बहुत काम किया हमारे इसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के ऊपर, और उन्होंने कई सॉल्यूशंस निकाले। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम ने बहुत यूज़ हुआ उसका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, कंडक्शन ऑफ हीट साइंसेस में, has many knowledge and many analytic function which is used on that. उसके बाद हमारे पास आता है कि एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? सी यूनियन इन्फिनिटी इज द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमें पता है रियल लाइन में हमारे पास क्या होता है, बीच में एक सेंटर होता है ज़ीरो। इधर रियल लाइन में राइट हैंड साइड में रियल लाइन में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। मतलब राइट हैंड साइड में वो नंबर्स एक्सटेंड होके इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी। तो रियल लाइन में हमारे पास दो इन्फिनिटीज़ होती हैं, एक प्लस इन्फिनिटी, एक माइनस इन्फिनिटी। हमने सीक्वेंस पढ़ी थी, सीक्वेंस में एन एक सीक्वेंस होती है, 1 2 3 4 इस तरह के नंबर। जैसे जैसे एन इन्फिनिटी की तरफ जाता है वो सीक्वेंस जो है किसको डाइवर्ज कर जाती है, इन्फिनिटी को। फिर हमने एक सीक्वेंस पढ़ी थी माइनस एन। माइनस एन में किस तरह नंबर होते हैं, -1 -2 -3। जैसे जैसे एन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वो सीक्वेंस किसकी तरफ जाती है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। बट ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, एक ही इन्फिनिटी होती है। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हम क्या कहते हैं कि देर इज़ वन और एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हम क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन। इसको गॉस ने रिप्रेजेंट किया था, इसीलिए इस प्लेन का नाम क्या होता है, गॉसियन प्लेन, इंक्लूडिंग द पॉइंट एट इन्फिनिटी इज नॉन एज एन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर और एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन के बाद हमारे पास एक प्रोजेक्शन आती है
जिस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन। स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन क्या होती है? स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन हमारे पास क्या है? स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन हमारे पास एक ऐसी प्रोजेक्शन है, एक ऐसी मैपिंग है जो क्या प्रोजेक्ट करती है, स्फीयर को प्लेन पे प्रोजेक्ट करती है। मीन्स दैट हमारे पास स्फीयर के हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन पे एक पॉइंट होता है, और प्लेन के हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्फीयर पे एक पॉइंट होता है, एक्सेप्ट एट ए प्रोजेक्शन पॉइंट। मतलब प्रोजेक्शन पॉइंट को छोड़कर स्फीयर के हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास प्लेन के ऊपर एक पॉइंट आता है, और प्लेन के हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या होता है, स्फीयर पे एक पॉइंट आता है। और ये जो मैपिंग बनती है, जो प्रोजेक्ट करती है स्फीयर और प्लेन के पॉइंट्स को एक दूसरे पे, ये मैपिंग बाइजेक्शन होती है। मतलब ये मैपिंग 1-1 और ऑन टू मैप होती है। ये एक स्मूथ मैपिंग होती है, और ये एंगल प्रिजर्विंग मैपिंग होती है। मतलब कन्फॉर्मल मैपिंग होती है। कन्फॉर्मल या फिर एंगल प्रिजर्विंग मैप से मेरा मतलब क्या है? अगर मेरे पास एक जेड प्लेन है, जेड प्लेन में मेरे पास दो कर्व है, C1 और C2, दोनों एक दूसरे को अल्फा एंगल पे कट कर रहे हैं। तो जेड प्लेन के ऊपर जब मैं एफ फंक्शन इम्पोज करती हूँ, तो मेरे पास एफ ऑफ जेड मतलब एक डब्ल्यू प्लेन बनता है, जिसमें C1 कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग तो मेरे पास C1 डैश कर्व आता है, और C2 कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग C2 डैश कर्व आता है। तो जितना एंगल अल्फा C1 और C2 कर्व के बीच में बन रहा था, वहीं सेम एंगल अल्फा C1 डैश और C2 डैश कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, सेम इन मैग्नीट्यूड और सेम इन डायरेक्शन। तो इस तरह की जो मैपिंग होती है, जो जेड प्लेन में दो एंगल जब कट कर, दो कर्व जब कट कर रहे हो जिस एंगल पे, वो उसके ऊपर एफ फंक्शन लगाने के बाद जब C1 डैश और C2 डैश दो कर्व बनते हैं, तो उनके बीच में भी सेम एंगल बनाती है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है उन दोनों एंगल्स का, और डायरेक्शन भी सेम होती है। तो इस तरह की मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मल मैपिंग। तो हमारे पास जो स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन मैपिंग है वो क्या है? कन्फॉर्मल मैपिंग ही है। स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन हमारे पास इंट्रोड्यूस की थी रिमान ने। तो इसमें जो रिमान ने स्फीयर बनाया था, जिसको जिसके हर पॉइंट को उन्होंने प्लेन के पॉइंट के साथ 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस करके दिखाया था, एक्सेप्ट एट ए प्रोजेक्शन पॉइंट। इसीलिए इस स्फीयर का नाम हमने रिमान के नाम से रिमान स्फीयर कहा बुलाया जाता है। अच्छा, अब क्या था? अब मैंने आप लोगों को बताया कि स्फीयर के हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन पे पॉइंट आता है, और प्लेन के पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग स्फीयर पे पॉइंट आता है। तो आखिर इनको निकालेंगे कैसे? इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे कि अगर मेरे पास स्फीयर का ये पॉइंट है, तो वो मैप के बाद बताओ प्लेन पे कौन सा पॉइंट बनेगा? तो इसको निकालने के रेमान ने हमारे पास दो मेथड दिए थे। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट मेथड को पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट मेथड को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड में क्या किया था रिमान ने? हमारे पास फर्स्ट मेथड में रिमान ने हमारे पास क्या दिया था? फर्स्ट मेथड में हमें रिमान ने फर्स्ट मेथड में हमारे पास सबसे पहले क्या था? एक कॉम्प्लेक्स प्लेन लेके चलेंगे। उस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर मैं एक स्फीयर लूँगी, जिस स्फीयर पे हमारे पास 3D यूक्लिडियन स्पेस है। उसमें हमारे पास क्या एक स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस 1/2 है, और सेंटर क्या है? 0 0 1/2। तो स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। हमें पता है अगर स्फीयर का सेंटर ए बी सी होता है और रेडियस आर होती है, तो स्फीयर की इक्वेशन बनती है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ पे स्फीयर का सेंटर दे रखा है 0 0 1/2 और रेडियस दे रखी है 1/2। तो स्फीयर की इक्वेशन बन गई एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1/2 का स्क्वायर is equal to 1/2 का स्क्वायर। means that x square plus y square plus z minus 1/2 का स्क्वायर is equal to 1/4. Here is a Riemann sphere in which 0 0 1 point is a north pole, and pxy is a point on a sphere, and qxy 0 point lie on the xy plane. We will meet the point N and Q by a straight line. This straight line cut the sphere at a point P. Means that
द प्रोजेक्शन ऑफ ए एक्स वाई ज़ीरो, मतलब क्यू पॉइंट की प्रोजेक्शन स्फीयर के ऊपर क्या है, पी पॉइंट। तो हमें क्या निकालना है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है इस पी और क्यू पॉइंट के बीच में। मतलब क्यू पॉइंट जो प्लेन के ऊपर पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्फीयर पे मेरे पास पॉइंट आएगा वो आएगा पॉइंट पी। इसका मतलब मुझे अगर पी पॉइंट दे रखा है तो मैं क्यू कैसे फाइंड आउट करूंगी, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो पी पॉइंट कैसे निकालूंगी। इसलिए हमें इसके बीच में क्या चाहिए, एक रिलेशन। तो हमारे पास रिमान ने जो फर्स्ट मेथड इंट्रोड्यूस किया था उसमें हम इन दोनों के बीच में क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। इस डायग्राम में हमें ये शो हो रहा है कि मेरे पास एन पी और क्यू तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। मीन्स दैट कि तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अगर तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो वो क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, कैपिटल एक्स माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय स्मॉल एक्स माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय स्मॉल वाई माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू जेड माइनस वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो माइनस वन। Means that capital X by small x is equal to capital Y by Y is equal to 1 minus Z. Means that small x is equal to capital X divided by 1 minus Z, or small y is equal to capital Y divided by 1 minus Z. Means that firstly we will square of x and y and adding it, x square plus y square is equal to capital X का square plus capital Y का square divided by 1 minus Z का square. हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो वहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे जो किसके बराबर आ जाएगी, 1/4 माइनस जेड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड का स्क्वायर। हम स्क्वायर को खोल देंगे, ऊपर हमारे पास बन जाएगा 1/4 माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का 1/4 प्लस जेड। 1/4 से 1/4 कैंसिल आ गया, ऊपर से जेड को हमने कॉमन निकाल लिया। हमारे पास बच जाएगा जेड इंटू वन माइनस जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। वी नो दैट जेड इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि हम लोग प्लेन के हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग स्फीयर पे एक पॉइंट निकालेंगे एक्सेप्ट एट ए प्रोजेक्शन पॉइंट। एंड इन दैट डायग्राम प्रोजेक्शन पॉइंट इज एन एंड कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 1। मीन्स दैट कैपिटल जेड इज इक्वल टू 1। इसके तो हमारी इमेज हम फाइंड आउट ही नहीं करें, इसका मतलब जेड का भी 1 तो है ही नहीं। जेड का भी 1 नहीं है तो हम 1 माइनस जेड से 1 माइनस जेड को कैंसिल कर सकते हैं। हमने 1 माइनस जेड से 1 माइनस जेड काटा तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, z डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड के। तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। z की वैल्यू आने के बाद हम 1 माइनस जेड की वैल्यू निकाल लेंगे और उसकी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जहाँ से हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। तो here we have find out the relation between capital X, capital Y, capital Z in terms of small x and small y. Means that for every point on the xy plane we can find a point on a sphere, and every point of a sphere we can find a point on a xy plane except at a projection point. That is known as a Riemann sphere, or that is the first method to find the way. In the second lecture we will discuss about the second method to find out the image of your projection of every point of a sphere to the point on a plane. Thank you all of you.